Vande Mataram, children. Here I am again with the second theme of your book, uh, Writing in the City Life, in which we read about Mesopotamian civilization. देखो, इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता जिसको कहते हैं। सिविलाइजेशन के पहले की स्टेज कल्चर होता है। कल्चर के डेवलपमेंट का वो लेवल जब कल्चर फिजिकलिस्टिक थिंग्स के साथ मिलने लगता है, भौतिकवादी चीजें जुड़ने लगती हैं संस्कृति के साथ, कल्चर के साथ, तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन का फॉर्म बनता है और हम सिविलाइज कहलाने लगते हैं। कुछ एक ऐसे फीचर्स हैं, कुछ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे ही सिविलाइजेशंस के लिए जरूरी हैं। जैसे मेसोपोटामिया की कंटेम्पररी कुछ और सिविलाइजेशंस थी जो बहुत ज्यादा फ्लरिश थी, जैसे इंडस वैली तुम्हारे यहाँ है इंडिया में, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल वैली में थी। और ये तीनों ही सिविलाइजेशन सफिशिएंटली डेवलप थी। ये कहा जा सकता है कि मतलब इनमें कहीं कुछ 19-20 का मामला नहीं था। दे ऑल आर दे ऑल वर फ्लरिश्ड एट देयर ओन प्लेसेस। इसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, वहां से लोग यहाँ आते थे, यहाँ से लोग वहां जाते थे, वहां का कल्चर यहाँ आता था, हमारा कल्चर वहां गया है। ये सब काम हुआ है, हम लोग अभी देखेंगे चैप्टर पढ़ने के दौरान। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ फीचर्स होने चाहिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सिविलाइजेशन की कि एवरी सिविलाइजेशन मस्ट नीड इट्स ओन लैंग्वेज एंड राइटिंग ऑल्सो to communicate their feelings, their views, their concepts, their data, their commercial transactions। इन चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक राइटिंग हो। किसी भी सिविलाइजेशन में हम सिविलाइज कहला ही नहीं सकते अगर हमारे पास अपनी राइटिंग नहीं है, अपनी लैंग्वेज नहीं है, या अपने अल्फाबेट्स नहीं। समहाउ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने बाकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से ज्यादा साउंड कंडीशन में आज की तारीख में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उनकी राइटिंग डेसिफर हो चुकी है। हम ये जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, उसका मतलब क्या हो। इंडस वैली इस मामले में पीछे है। हम अभी यहाँ की राइटिंग को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि क्या है। पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, क्यूनिफॉर्म है, एक तो वर्ड बहुत ही बड़ा मिला है जिसमें 36 पिक्टोग्राफ्स हैं। सब तमाम बातें हैं, लेकिन मेसोपोटामिया के बारे में ज्यादा हम जान पाते हैं इस वजह से क्योंकि उनकी अपनी राइटिंग थी जिसको कि हम बड़े आराम से पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या था। दे हैड देयर ओन एग्रीकल्चर सिस्टम, हमें एविडेंसेस मिलते हैं खेतीबाड़ी के। दे हैड देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अभी बताया कि दो रिवर्स हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, यूफ्रेटस और टिग्रिस, जिसके बीच में ये पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, डेवलप हो रही थी। तो इन दोनों रिवर्स की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज और सपोर्टरीज भी हैं जिनकी मदद से जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता था, गुड्स के लिए, लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी भी और काम के लिए। अपना एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उनका। आज अपने इंडिया का एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, चर्चेस हैं, ये सारी जगह क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे ईश्वर का वास है, ईश्वर का घर है ये। तो घर शुड बी लाइक एन हाउस, लाइक अ हाउस ना। घर तो घर की तरह से होना चाहिए। किसी को भी एक कमरे में अगर रख दिया गया तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबिलिटी की कंडीशन नहीं होगी वो। मेसोपोटामियन जो थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ये अपने टेम्पल्स को बिल्कुल इस तरीके से बिल्ड करते थे जैसे किसी का घर हो। हम लोग देखेंगे अभी अपने अपने डीटीज हैं, शहर हैं उर और मारी करके, और भी कई शहर हैं ऐसे जहाँ पे कि जो सिटी एडजस्टमेंट है, जो सिटी लाइफ है वहाँ की, वो एक्सीलेंट है। लेकिन कुछ मामलों में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लैक भी करती, पीछे हो जाती है अपने कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से। जैसे अभी मैंने सिटी मैनेजमेंट का नाम लिया, अगर मैं सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, सिटी प्लानिंग की बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ज्यादा आगे है मेसोपोटामिया से।
यहाँ के कुछ शहर जैसे मोहनजोदाड़ो, जैसे कि हड़प्पा, जैसे कि लोथल, बनमाली, राखीगढ़ी, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक्सीलेंट मार्वलस सिटी प्लानिंग हमें दिखाई देती है, सीवेज सिस्टम दिखाई देता है, जो कि लैग करता है मेसोपोटामिया में। उनके ट्रेड एंड कॉमर्स में हमसे ज्यादा अच्छी कंडीशन है। वो टैबलेट्स का यूज करते हैं, जैसे सील होती है ना, मतलब आप कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, तो क्या करेंगे, उसको रैप करेंगे, उसको बांधेंगे, उसको चिपकाएंगे उसके, और उसके ऊपर एक सील लगा देंगे। और अगर वो अनब्रेक्ड सील पहुंची कहीं, तो ये माना जाएगा कि जैसा ये पैकेज चला था वैसा ही यहाँ तक पहुंच गया। तो इस तरीके की सील्स भी मिलती हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट किस लेवल तक थी उनकी। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली होगी वो ये कि जो पीडीएफ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके नोट्स भी बना लें। हालांकि जो नोट्स आपको दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही कंसाइज वे में आपको काफी चीजें मिलेंगी, और उसी पीडीएफ के साथ हम लोग फर्दर जो है अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। तो अब मैं ये पीडीएफ शेयर करता हूँ तुम। हाँ, तो सबसे ऊपर देखो, दो वर्ड ये याद रखने वाले हैं, मेसोस और पोटामस, मतलब प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। पोटामस मतलब होता है रिवर, और मेसोस मतलब मिडिल। तो दोआब समझते हैं, दोआब आप उर्दू में पानी को कहते हैं। दोआब मतलब प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। पंजाब, प्लेस बिटवीन फाइव रिवर्स, जो पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जगहें फर्टाइल ज्यादा होंगी। मेसोपोटामिया के साथ भी यही है। यूफ्रेटस और टिग्रिस करके ये दो नदियां हैं जिनके बीच में ये बसा हुआ है पूरा सिविलाइजेशन, इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। और मॉडर्न डे का जो इराक है, इराक, ये एरिया ही पूरी तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है। मेनली ये सिविलाइजेशन अपने राइटिंग, सिटी लाइफ, ट्रेड, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन चीजों के लिए जानी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन एक्चुअली इतनी चीजों के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक्सीलेंट है, और ये समझी जाती है अपने समय की बेस्ट सिविलाइजेशन। इनिशियली जो लैंग्वेजेस यहाँ यूज की गई वो थी, सबसे पहली लैंग्वेज सुमेरियन, सुमेर जगह है, वहां पे बोले जाने वाली लैंग्वेज सुमेरियन। तो इन लोगों ने सबसे पहले जिस लैंग्वेज को यूज किया वो थी सुमेरियन। सुमेरियन को रिप्लेस किया अकाडियन ने, अकाडियन भी एक तरह की लैंग्वेज है जो वहां बोली जाती थी। और फाइनली अकाडियंस को भी रिप्लेस कर दिया आरमाइक ने। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो वहां पे हम ध्यान देंगे कि सुमेरियन, अकाडियन और आरमाइक, इन तीनों ही लैंग्वेजेस की बात वहां पे होती है। जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री पढ़ने में, कि हिस्ट्री पढ़ते समय जिस एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, वो सोर्सेज का, कि कहाँ कहाँ से हम उस चीज जगह के बारे में या उस चीज के बारे में जान पाते हैं। तो बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव यार्ड्स या ग्रेव्स, जहाँ बरीड करते थे वो अपनी डेड्स को, टूल्स, सील्स और रिटन डॉक्यूमेंट। मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो इन सारी ही सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है रिटन डॉक्यूमेंट। क्योंकि लिखा हुआ कुछ भी, आज मैं अगर तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ, इस ब्लैक बोर्ड पे मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, और कुछ ऐसा हो जाए कि ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, आज से 5,000 साल बाद, 4,000 साल बाद यहाँ का एक्सकवेशन हो, और ये मेरा ब्लैक बोर्ड मिल जाए लिखा हुआ, किसी के भी सामने आ जाए, तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस होता है कि हाँ, उस समय में कोई एक था जो कि खड़े होके बच्चों को ये बता रहा था, ये पढ़ा रहा था। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस बाकी सोर्सेस से ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है, इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ज्योग्राफी देखा जाए, इराक मैंने तुम्हें बताया अभी कि इराक इनका लैंड था, और आज भी इराक में जो है वो डाइवर्स इन्वायरमेंट मिलता है। इसके नॉर्थ ईस्ट में मेसोपोटामिया के ट्री कवर्ड माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है काफी हद तक। और नॉर्थ में स्टेपी, स्टेपी क्या है, एक ग्रासलैंड, ठीक है, पढ़े होंगे तुम लोग ज्योग्राफी में भी, स्टेपी, हवाना और इस तरीके के कई हैं। तो स्टेपी है तो मतलब पास्चुरल लाइफ पॉसिबल है इसके नॉर्थ में। ईस्ट में टिग्रिस बह रही है जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रही है, बेसिकली माउंटेन्स ऑफ ईरान, ईरान के साथ जो इनका वो इंटीमेसी हो रही है किसी भी तरीके से, ट्रेड के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो वहां पे ये रिवर काम आ रही है टिग्रिस, जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट है। एक चीज समझना है यहाँ पे कि सिविलाइजेशन जनरली
कोई भी किसी रिवर के बगल में ही डेवलप होगी, उसके पीछे दो वजह है। खाने के लिए तो उगाया जा सकता है कहीं भी, जमीन अगर है तो वहां पे आप बो के कुछ भी उगा लेंगे, लेकिन उगाने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, और पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? जमीन से अनाज तो उग जाएगा, लेकिन जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं, जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी सिविलाइजेशन के फ्लरिश होने का। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बगल में फ्लरिश हुई, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के बगल में फ्लरिश हुई, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये यूफ्रेटस और टिग्रिस के बगल में फ्लरिश हुई। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे हम। साउथ जो है वो डेजर्टियर एरिया है, लेकिन यहाँ भी पाम और दूसरी चीजें हो रही हैं, ध्यान देने वाली बात ये है। डेट पाम स्पेशली, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है कि डेट पाम यहाँ पे काफी ज्यादा इनके काम का है। उस पर बात करेंगे अभी हम लोग आगे कि डेट पाम क्यों इनके काम का है। क्या सिग्निफिकेंस है अर्बनाइजेशन का? फूड प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, सिटीज जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। वो चाहे उनके पास उनका गेहूं से निकालने वाला आटे की मशीन होनी चाहिए, उनके पास ऑयल ग्राइंडर होना चाहिए जहां से वो पत्तियों से या किसी मस्टर्ड से या किसी चीज से ऑयल निकाल सकें। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर ये शहर अकेले अलूफ भी रहे तो भी जिंदा रह सकता है, इतने रिसोर्सेज हैं इसके पास। ब्रॉन्ज टूल्स मिले हैं, ध्यान देना, ब्रॉन्ज क्या है? एक अलॉय है, जो दो अलग अलग मेटल्स कॉपर और टिन को मिला के बनता है। तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है, एक बहुत ही साइंटिफिक डेवलपमेंट दिखाई देती है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। आज अपनी लाइफ में देखो, अपने अगल बगल देखो, तो कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ नहीं भी करता है, ऐसे लोग भी हैं। तो ये क्या है? जिसकी जैसी स्किल, जिसकी जैसी काबिलियत, वो वैसा वैसा काम करता है। ये एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए इसको, एक करेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा मॉडेस्ट थे, यहाँ के लोग कितने ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मोनार्क है कोई और वो रूल कर रहा है और उसके बाद उसका लड़का जिसको चाहा उसको डॉक्टर बना दिया, जिसको चाहा उसको जज बना दिया, जिसको चाहा उसको कलेक्टर बना दिया। नहीं, अगर काबिलियत है, अगर कोई इंसान इस लायक है, तो ही वो वहां पे पहुंच रहा है। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बार बार इंडिया का एग्जांपल इसलिए लेता हूं ताकि आपके बात समझ में आए। वैदिक एज से ही तुम्हारे यहाँ भी सभा, समिति, ईशान, विदत, मौर्यों के समय में आओ तो अलग अलग कमिटीज बनती हैं, गुप्तों के समय में और ज्यादा फरिश हो जाती है, जब दिल्ली सल्तनत या मुगल्स का रूल है तो उस समय भी बिना सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का से होना जरूरी है, लोग बात को समझें ये जरूरी है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारे हैं, बुक में डिटेल लिस्ट दी हुई है, और उसके बारे में हम लोग को जानना और समझना जरूरी है। ऑर्गेनाइज ट्रेड है, ट्रेड हैफर्ड नहीं है, कहाँ जाना है सामान, कितने का जाना है और क्या होना है, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर है। अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड, राइटिंग ना होती तो ये काम भी नहीं होता। हमने शुरुआत में ही तुम लोग को कहा कि राइटिंग कम्युनिकेशन का मीडियम थी। कम्युनिकेशन मेनली किसके लिए होना था? कम्युनिकेशन होना था किसी भी डेटा का, डेटा यानी इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, सामान गया तो कितने का गया, कहाँ गया, वहां किसने लिया, ब्ला ब्ला और सारी बातें। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, मैंने बताया कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें आ रही हैं वो है टेक्सटाइल्स, फूड रिसोर्सेज, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि ये सारी चीजें मेसोपोटामिया में ही हो रही हैं ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग जगहों से। जैसे कि कॉपर इंडिया से जा रहा है, खेतड़ी राजस्थान, ठीक है, लैपिस लैजुली अफगानिस्तान से जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से चीजें आ रही हैं, इसकी लिस्ट भी मैंने लिखवाई हुई है और मेरे नोट्स में भी है जो तुम लोग के पास क्लास में है, उससे हम लोग कंसल्ट कर लेंगे। यूफ्रेटस बिकेम द वर्ल्ड रूट, क्योंकि दुनिया में अगर मेसोपोटामिया से निकल के कहीं भी जाना है तो यूफ्रेटस से ही जाना है, इसलिए इसको वर्ल्ड रूट का नाम दिया गया था उस समय। जो राइटिंग है वो क्यूनिफॉर्म है,
क्यूनिफॉर्म किसी भी ऐसी राइटिंग को कहेंगे जो वेज शेप्ड हो, जिसका कोई एक सिरा नोकीला हो। वी देखा है तो वी एक यूनिफॉर्म अल्फाबेट होगा, ऐसा कहा जा सकता है। जब भी कभी हिंदी में इसको कहते हैं कीलाक्षर, कीलाक्षर मतलब जो कील जैसा हो। यूनिफॉर्म मतलब ये जरूरी है कि शेप हो, वेज शेप में कोई एक कोना उसका जरूर बना हो। तो जो उनकी राइटिंग है वो वेज शेप है, और उसको यूनिफॉर्म राइटिंग भी कहते हैं। टैबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें लिखी जा रही हैं वो टैबलेट्स में क्या है। टैबलेट्स ये समझ लिया जाए, क्ले को, गीली मिट्टी को अगर एक टैबलेट फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में बना के और ड्राई कर लिया जाए, सुखा लिया जाए सन में, सनलाइट में, तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, टूटेगा नहीं जल्दी। और अगर क्ले पे ही कुछ कार्व कर दिया, हमने कुछ लिख दिया और उसके बाद सुखा दिया उसको, तो वो लिखा हुआ भी उस पे हार्ड शेप में आ जाएगा। इस तरह के टैबलेट्स हजारों की संख्या में मिले, खूब ज्यादा मिले हैं। मतलब जो राइटिंग होती थी वो किस पे होती थी, टैबलेट्स पे होती थी। तो टैबलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं राइटिंग के यूजेस क्या थे। कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग डिक्शनरीज, गिविंग लीगल वैल्यूबिलिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, बिल्कुल सिविलाइजेशन है। और अगर लैंड कहीं से किसी को लेके किसी को दी जा रही है, या कोई किसी को डोनेट कर रहा है, या परचेज कर रहा है, या सेल कर रहा है, तो उसका रिटन रिकॉर्ड होना जरूरी है। नरेटिंग डीड्स ऑफ किंग्स, अनाउंसिंग द चेंजेस। किंग कोई अगर नया चेंज करता है, या अपनी डीड्स के बारे में, अब जो कुछ भी उसने किया है, इनको भी वो कैसे लेगा, लिखवा के लेगा। और सेंडिंग मैसेजेस, अपने मैसेजेस को दूर तक भेजने के लिए। तो राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसके यूजेस तुम्हारे सामने है। सिस्टम ऑफ राइटिंग, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वेट टैबलेट लिया और गेट रिटन बिफोर इट ड्राइड, उस पे कुछ भी लिखा और उसके बाद उसको सुखा दिया सनलाइट में, क्या हुआ, वो एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जो कि अनब्रेकेबल होगा। ब्रेकेबल होगा बिल्कुल, लेकिन अगर तोड़ना नहीं चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, एक्सीडेंटली टूट सकता है। और वी कैन यूज दैट थिंग इन राइटिंग मटेरियल। लिटरेसी, किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। देखो, हम लोग आज 2021 में, और फिर से इंडिया का एग्जांपल लो, तो क्या 100% लिटरेसी है? नहीं है। बिल्कुल यही कंडीशन वहां थी, और कब की है, 5000 साल पहले की है। मैं अभी कह रहा हूँ कि राइटिंग एक सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसका मतलब समझना ये है कि राइटिंग सबको आ रही है ये जरूरी नहीं। जरूरी क्या है, वो क्यूरिसिटी, वो जिज्ञासा कि किंग ने अगर कोई ऑर्डर जारी किया, तो अब हर इंसान इतना अवेयर है कि भाई क्या लिखा है ये पढ़ के बता दो। एक कोई रीड कर रहा है, सुनने वाले 100 खड़े हैं अगल बगल। तो ये लिटरेट हो या ना हो, लेकिन ये अवेयर होंगे जो भी उस समय का रूल रेगुलेशन या नियम कानून हो। बात को समझ में आ रही है? तो लिटरेसी सब 100% नहीं है, लेकिन जितनी भी है, अवेयरनेस 100% है। सारे लोग अवेयर हैं, ये समझने वाली बात है, और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी सिविलाइजेशन का। हंड्रेड्स ऑफ साइन लर्न मेनी, अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ साइन, ये समझने वाली बात है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं या लिखते हैं, लिमिटेड साइंस हैं, लिमिटेड अल्फाबेट्स हैं जिनको पढ़ना आसान है। लेकिन अगर हर चीज के लिए अलग अलग अल्फाबेट बनने लगे, सपोज करिए कि 250-300 के आसपास अल्फाबेट इंग्लिश में होते, 250 से 300 के आसपास वर्ण और वर्णमालाएं हिंदी में होती, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता हमारे लिए। यही वजह थी कि मेसोपोटामिया में लिटरेसी रेट कम थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था स्टडी वहां का। वहां की राइटिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां का पढ़ना जो लिखा हुआ है उसकी रीडिंग कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह यह है कि हंड्रेड्स ऑफ साइंस, ढेर सारे साइंस सिंबल्स बने हुए हैं उनके लिखने और पढ़ने के लिए। जो लिखते थे वही बोलते थे। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, ये समझने वाली बात है। थ्री काइंड्स ऑफ सिटीज, शहरों का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो तीन तरह के शहर मिलते हैं। सिटीज दैट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, और ये शुरू से होता रहा है। देखिए, हम लोग बनारस को बिलोंग करते हैं, तो बनारस की बात की जाए, बनारस एक रिलीजियस प्लेस है, ये सब लोग जानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शिव का एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पाया जाता है, काशी विश्वनाथ। और लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन पूजन सारा काम। ये काम आज से नहीं हो रहा है।
ये जब से काशी विश्वनाथ मंदिर बना आज से कई साल पहले, तब से यहाँ पे लोग इसी तरीके से आ रहे हैं। कोई भी रिलीजियस सेंटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इकोनॉमिक प्लेस में, एक ऐसी जगह जहां से इकोनॉमी जनरेट। क्यों? समझिए आप, केरला से, तमिलनाडु से या नागालैंड से या राजस्थान से कोई अपनी फैमिली के साथ आ रहा है काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, तो वो दौड़ता हुआ आएगा, दर्शन करेगा और फिर दौड़ता हुआ भाग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो आएगा तो यहाँ स्टे करेगा, स्टे करने के लिए उसे एक होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, धर्मशाला चाहिए। भूखे पेट नहीं रहेगा, खाने के लिए होटल्स चाहिए। और जब वो यहाँ आ रहा है तो वो लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि कोई वुडन टॉय बना रहा है, कोई जूट का सामान बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो वो अपनी शॉप्स पे भी उनको इनवाइट करेंगे कि भाई आइए देखिए हमारे पास ये सामान है, आप खरीद लीजिए। और लोग उसको खरीदेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, लेन देन बढ़ेगा। और ये रिलीजियस सेंटर जो कि अपने किसी एक रिलीजियस डीड की वजह से जाना जाता था, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता जाएगा कि एक इकोनॉमिक सेंटर की तरह से, एक इकोनॉमिक प्लेस की तरह से। एक चीज और यहाँ पे समझो, हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं, इस समय मोड ऑफ वेंटिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। आज आप बोर होते हैं, अब कोविड की बात अलग है, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो आप आपके घर में आपका पूरा फैमिली, आपकी पूरी फैमिली ये महसूस करिए काफी दिनों से आउटिंग नहीं हुई है, घर पे रहते थे, बोरियत हो रही है, आप निकलेंगे, मॉल जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, खाना पीना खाएंगे, और समहाउ यू पीपल वेंटिलेट योरसेल्फ। आप थोड़ा सा डेली रूटीन से हट के जब कोई काम करते हैं तो फिर आपका जो डेली रूटीन है वहां आपका मन लगता है। हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उस वक्त ना मॉल है, ना पिक्चर हॉल है, ना कोई ऐसी जगह है, पार्क है कि जहाँ पे घूम फिर के अपने आप को वेंटिलेट किया जा सके। तो जगह कौन सी बचती है? टेम्पल। फैमिली अगर पूरी सारे लोगों को लेके फैमिली निकलती है, कहीं जाती है, तो वो जगह केवल मंदिर है। ठीक है, केवल मंदिर है। और जब छोटे बच्चे जा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर से बाहर निकले तो उनके खाने पीने के लिए मिठाई की दुकान भी खुली हुई है, कपड़ों की भी दुकान खुली हुई है वहीं पे। और धीरे धीरे वो टेम्पल और टेम्पल के अगल बगल चारों तरफ एक अच्छा खासा मार्केट डेवलप होगा। और इस मार्केट के डेवलप होने की लिमिट ये होगी कि ये पूरी की पूरी तरह से एक शहर बन जाएगा। बना किस वजह से? उस टेम्पल की वजह से, जिसकी वजह जो रिलीजियस सेक्रेट प्लेस है वो, उसकी वजह से ये टेम्पल बने, ये शहर बना। और मेसोपोटामिया में भी था और बाकी जगहों पे भी था और आज भी है। एकदम ये ह्यूमन, कॉमन ह्यूमन नेचर है कि हम इन जगहों को एक विजिटिंग प्लेस बना देते हैं और धीरे धीरे ये जगह फ्लरिश कर जाती हैं, डेवलप कर जाती हैं। सिटीज दैट डेवलप एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड। कुछ जगहें ऐसी, एक तो हमने बताया कि ट्रेड सेंटर वो डेवलप होगा जो रिलीजियस प्लेस है। दूसरा, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रिलीजन का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेड रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए अगर इंडिया में, तो बंबई, कलकत्ता, सूरत, मद्रास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे रिलीजियस लोग नहीं रहते या यहाँ पे मंदिर या मस्जिद नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का बिजनेस, यहाँ का ट्रेड, जहां से इंटरनेशनल रूट आसानी से मिल सके, जहां पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, जहां पे आज के समय की अगर बात की जाए तो बिजली 24 घंटे मिले, टैक्सेशन कम लगे। इन सब जगहों पे ट्रेड अपने आप डेवलप होता है। गवर्नमेंट कई जगहों को ट्रेडिंग जोन बनाती है आज के जमाने में, ट्रेडिंग जोन या इकोनॉमिक जोन बनाती है और वहां कई तरीके की सहूलियतें देती है ताकि लोग वहां आए और वहां पे काम करें। अगर आप जानते हो तो बनारस के बगल में भदोही एक जिला होता है, संत रविदास नगर, वो सेज में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां कोई बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस नहीं है वो, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी तरीके की वहां पे फैसिलिटीज दे रखी हैं कि लोग उन जगहों पे जाते हैं और धीरे धीरे आज भदोही एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, अलग जिला हो गया है। तो मेसोपोटामिया में भी कुछ सिटीज ऐसी हैं जो ट्रेड के बल पे, ट्रेड के बदौलत फ्लरिश हुई हैं। और तीसरी इंपीरियल सिटीज, एकदम कोई अंतर नहीं आया है इंसानों के बिहेवियर में तब से लेके आज तक। जो कैपिटल सिटी होगी उसका फ्लरिश होना जरूरी है क्योंकि वहां किंग रहता है। वो देखेगा कि सड़कें पतली हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, वो तुरंत ऑर्डर देगा, पैसा जारी करेगा, वहां की सड़क चौड़ी करवाएगा। वो देखेगा कि मार्केट नहीं है, वो मार्केट बनवाएगा। वो देखेगा कि लोगों के रहने में दिक्कत हो रही है, वो मकान बनवाएगा। और धीरे धीरे वो इंपीरियल सिटी की तरह से वो पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा।
तो सिटीज का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे है। पहला है कि रिलीजियस प्लेस, दूसरा है ट्रेड कॉमर्स, और तीसरा है इंपीरियल सिटीज। इसको ध्यान रखना है। टेम्पल्स की बात हमने शुरुआत में ही तुमको कहा था कि घर की तरह से टेम्पल है। इसमें कुछ फीचर्स है जो ध्यान दो। पहला पॉइंट, स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। ये ध्यान देना, बेक्ड ब्रिक्स भी मिली हैं, बेक्ड आइटम्स भी मिले हैं, लेकिन जो टेम्पल्स हैं वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बने हुए हैं। रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, मून गॉड ऑफ उर एंड फॉर इन्नाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ठीक है, उर और इन्नाना ये लोग मतलब उस समय के आराध्य हैं, उस समय इनकी पूजा होती थी। और किसके किसके ये थे वो तुम्हारे सामने है। टेम्पल्स बिकम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। जब धीरे धीरे पैसा आना शुरू होता है तो हम अपने मकान को भी बड़ा करते हैं। उसी तरीके से शुरुआत में इनिशियली जो मेसोपोटामियन टेम्पल्स मिले हैं और जो लेटर मेसोपोटामिया में टेम्पल्स मिले हैं, इनके साइज में काफी अंतर है। जो लेटर मेसोपोटामिया के टेम्पल्स हैं ये काफी बड़े हैं इन कंपैरिजन टू प्रिमिटिव मेसोपोटामियन टेम्पल्स। अपनी दीवारें होती थी, रेगुलर इंटरवल पे उसमें एंट्री होती थी ताकि भीड़ एक जगह से न जाए। देखिए साइंटिफिक फीचर्स हैं ये सारे। अगर एक ही एंट्री रखी जाएगी तो एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कई एंट्री रखी जाएगी तो लोग किसी भी गेट से जाएंगे आएंगे और बड़े आराम से उनका काम चलेगा। फोकस होता था वर्शिप पे, और ग्रेन, कर्ड और फिश ये सबसे कॉमन आइटम होता था जो भगवान को चढ़ाया जाता था, भगवान के पास आता। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग ऑफ व्हील्स, वुलन क्लोथ डन इन टेम्पल। मैंने अभी तुम्हें बताया कि मार्केट डेवलप हो गया है, मंदिर के अगल बगल ही क्यों डेवलप हुआ ये बात समझ में आई। तो ऑयल प्रेसिंग मशीन वही मंदिर के अंदर लग गई, तेल निकाला गया बाहर बेच दिया गया। ग्रेन ग्राइंड हो रहा है वहीं पे, बाहर निकाल के बेच दिया गया, है ना। कपड़े बनाए गए, बाहर निकाल के बेच दिया गया। तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज भी मंदिरों के अंदर ही हो रही हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है रिलीजियस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रोल ऑफ किंग्स इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल इन मेसोपोटामिया। जाहिर सी बात है कि टेम्पल्स बनाएगा कौन? किंग ही बनाएंगे। और पूरी तरीके से किंग के सुपरविजन में, किंग के गार्जियनशिप में ये टेम्पल्स होते हैं। देखिए समझिए बात को, मैं अगर कहीं का राजा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि लोगों का फेथ मेरे ऊपर आए, लोग हम पे भरोसा करें, तभी तो हम रूल कर पाएंगे उनके ऊपर। और लोगों का भरोसा जीतने के लिए जो सबसे कॉमन टूल है, जो सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आई कनेक्ट माई सेल्फ समहाउ विद गॉड। फिर से इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। तुम लोगों ने कई राजाओं की टाइटल सुनी होगी, देवपुत्र, है ना, महाराजा धीराज, है ना। मतलब देवपुत्र का मतलब क्या हुआ, या महाराजा धीराज का मतलब क्या हुआ कि सन ऑफ गॉड। तो अगर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो मोनार्की है ये डिवाइन है। डिवाइन मतलब हम राजा खुद से बने नहीं हैं, हमें राजा ईश्वर ने बनाया है क्योंकि हम इस लायक है। हम अगर ये बात लोगों को समझा पाए तो लोग हमारे ऊपर फेथ करेंगे, हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, हमारी बात मानेंगे, और उतना ही ज्यादा हमारे लिए रूल करना आसान होगा। तो अगर हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं गॉड के साथ कि गॉड ने हमें रूलर बनाया है, तो गॉड का जो घर है उसका केयरटेकर कौन होगा? हम ही देखेंगे, हम ही उसकी बात माने, हम ही उसकी मरम्मत कराएंगे, हम ही उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी तरीके से टेम्पल्स की मेंटेनेंस और टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन ये किंग की ही जिम्मेदारी होती थी। उसमें कोई दूसरा बाहर का इंटरफियर नहीं करता था। टेम्पल्स बड़े होते गए इसलिए क्योंकि किंग के पास पैसा ज्यादा आता गया और किंग ज्यादा फ्लरिश करते गए। लाइफ सिटी ऑफ उर, उर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ना, जहाँ पे इन्नाना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो गॉड है लव एंड वॉर की। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे केवल उर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन पूरे मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ज्वाइंट फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, दैट्स ऑल। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है पूरे, अच्छा, पूरे मेसोपोटामिया में। ये भी देखो एक बहुत सिविलाइज फैक्टर है। मॉडर्न होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग, ये अलग, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है हालांकि,
इस पे बहस होनी चाहिए अलग से कि ज्वाइंट फैमिलीज में ज्यादा सुविधा है या न्यूक्लियर फैमिलीज में। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इससे दोनों ही के अपने अपने फायदे और नुकसान है। लेकिन मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था। ये बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी अगर मेसोपोटामिया सोसाइटी के बारे में लिखना हो रहा है या मेसोपोटामिया के बारे में लिखना हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसको इलेबोरेट करेंगे तो एक पैराग्राफ पूरा बनेगा इसमें। फादर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है पूरी तरीके से। और ये अनडाउटेडली ये बात कई जगहों से, कई एविडेंसेस से मिली है कि फादर ही हेडमैन होता था अपनी फैमिली का। मैरिजेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन होते थे ये पता है। एटलीस्ट प्रोसीजर्स के बारे में हमें बहुत कम पता है कि क्या होता था और कैसे होता था। डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय ब्राइड्स पेरेंट्स, मतलब ब्राइड के जो पेरेंट हैं ये ही अपनी अप्रूवल देंगे शादी के लिए। ये एक पॉइंट है समझने वाला मैरिज में, कि ब्राइड के पेरेंट, यहाँ ग्रूम का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो अप्रूवल देंगे अपनी लड़की की शादी के लिए। और वेडिंग टुक प्लेस, गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज who ate together and made offerings in a temple। शादियां कहाँ होंगी? टेम्पल में ही होंगी, और दोनों तरफ से गिफ्ट वगैरह भी दिए जाएंगे। द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर, जो उसके फादर के प्रॉपर्टी में से उसको शेयर मिलेगा वो इसी समय मिलेगा। द फादर्स हाउस, हर्ट्स, फील्ड्स एक्सेट्रा वर इनहेरिटेड बाय सन, जो शादी के समय फादर ने दे दिया ये लड़की उतना ही रखेगी, उसके अलावा जो कुछ भी है वो लड़के को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कियल है। ठीक है, अभी मैंने बताया। उर वॉज अ टाउन एंड वन ऑफ द अर्लियर सिटी एक्सकेवेटेड इन 1930s। डेट याद रखिएगा। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट मैंने अभी तुम्हें बताया कि सिटी मैनेजमेंट, सिटी प्लानिंग के बारे में मामले में लैग करता है मेसोपोटामिया इंडस वैली से, क्योंकि यहाँ की सड़कें वगैरह काफी चौड़ी हैं यहाँ की अपेक्षा, मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में। Sacks of grain and firewood would have reached on donkey back। जाहिर सी बात है, जब आज भी देखो शहरों में जो पतली पतली गलियों के अंदर मकान है, वहां पे जो मकान बनाने के मटेरियल्स जाते हैं वो डंकी के बैक पे ही जाते हैं। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ड्रेन्स वर एब्सेंट इन उर, जहां पे इंडस वैली में नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर रेजिस्ट। बारिश हुई तो एक भी बूंद पानी का शहर में बचेगा नहीं, इतना अच्छा सीवेज सिस्टम है, सब कुछ निकल जाएगा। वहां कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इनर कोर्ट यार्ड बनते थे, आंगन जरूर होता था घरों में। और सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस, घर कैसे बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, इस मामले में कुछ बातें हैं जिनको जरूर चर्चा होनी चाहिए। अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट द वेल्थ, मतलब अगर बड़ा मकान है तो ये वेल्थ लाएगा, पैसा यहाँ पे ज्यादा आएगा। फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, अगर दरवाजा किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुल रहा है तो ये अच्छा माना जाता है। सुपरस्टिशंस हैं ये सब। और इफ द मेन डोर ऑफ हाउस ओपन आउटवर्ड द वाइफ वुड वेयर टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। एक हास्यास्पद बात है, लेकिन ये था कि अगर ऐसा होता है तो वाइफ डोमिनेट करेगी, ऐसा मानते थे उर के लोग। ट्रेडिंग टाउन इन अ पास्टोरल जोन, लाइफ ऑफ मारी, उर और मारी इन्हीं दोनों जगहों के बारे में हमें मेनली जानना है तुम्हारे चैप्टर में। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लरिश्ड, 2000 BCE के बाद इसका फ्लरिशमेंट दिखाई देता है। लोकेटेड इन अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेटस, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरीड आउट इन दिस रीजन। सारी चीजें वही हैं जो दो तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पे ध्यान दिया जाए हम लोग। द किंग्स ऑफ मारी वर Amorites and raised a temple at Mari for Dagan, गॉड ऑफ स्टेपी। दागन को गॉड ऑफ स्टेपी, स्टेपी क्या है? ग्रासलैंड है, मैंने बताया अभी। तो पास्चरलिस्ट कम्युनिटी है जो कि ग्रासलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये अपने गॉड को वहां पे डिवोट करते हैं और वहीं का मानते हैं। गोट, कॉपर, वाइन, टिन ऑयल एक्सेट्रा वर कैरीड इन बोट्स, जहां पे मारी में पतली पतली गलियां थी, यहाँ पे यूफ्रेटस के स्ट्रीम पे है, तो बोट से ये सारी चीजें कैरी हो रही हैं जो कि वहां डंकी बैक पे होती थी। साउथ टर्की, सीरिया, लेबनान को जोड़ती थी यूफ्रेटस, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड होना है तो वो इसी के थ्रू होना है। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज। जब कोई भी मारी के अलावा भी किसी दूसरे शहर से जब चीजें जाती थी तो मारी उनके लिए एक स्टॉपेज सेंटर था, एक रुकने की जगह थी, जो कि काफी एक्सेप्शनली कन्वीनियंट थी उस समय के लोगों के लिए। मारी वॉज नॉट मिलिटरी स्ट्रॉन्ग बट इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्परस। ये समझने वाली बात है। प्रॉस्पेरिटी क्यों है?
स्टेपी की वजह से और यूफ्रेटिस की वजह से। लेकिन मिलिट्री नहीं है यहाँ, उर में है। उर के पास अच्छी खासी मिलिट्री है, लेकिन मारी के पास ऐसा नहीं है। हालांकि मारी ज्यादा प्रॉस्परस है अपने बिजनेस की वजह से, अपने ट्रेड की वजह से। यहाँ पे मेसोपोटामिया में गिलगेमिश एपिक, ये हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गिलगेमिश एपिक के कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं इंडस वैली में भी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, काफी पहले DD1 पे एक सीरियल आया करता था, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल ने बनाया था, उसमें गिलगेमिश एपिक को उन्होंने प्ले दिखाया है। यहाँ पे जो मेसोपोटामियन ट्रेडर्स आते थे वो इस एपिक पे काम करते थे, और यहाँ के लोग अच्छे तरीके से वाकिफ थे गिलगेमिश एपिक के बारे में। तो एपिक है और उतना पुराना एपिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। लिगेसी क्या मिली मेसोपोटामिया की? तो ग्रेटेस्ट लिगेसी क्या है? स्कॉलरी ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिकॉन्गिंग, समय की गणना। मैंने शुरू में जो हम लोग देखे थे वो, उसमें मैथमेटिक्स भी था और एस्ट्रोलॉजी भी। कैलेंडर, डिवीजन ऑफ ईयर इन 12 मंथ्स, ये उन्हीं की देन है। डिवीजन ऑफ मंथ्स इन 4 वीक, ये उन्हीं की देन है। डिवीजन ऑफ डेज इन 24 आवर्स एंड 1 आवर इज ऑफ 60 मिनट्स, ये जो हायरार्की है, ये जो डिवीजन है, ये मेसोपोटामिया से मिला हुआ है। मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन, टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टैबलेट। देखिए, जैसे कि 10 पीस किसी 10 बुक गई कहीं, मान लीजिए एक बुक है 10 रुपए की, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू इतना, ये लिखा हुआ रहता था उस टैबलेट पे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टैबलेट्स मिले हैं, जिसमें कि स्क्वायर रूट को सॉल्व किया गया है, स्क्वायर को सॉल्व किया गया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे मैथमेटिक्स की चीजें हैं जो कि अच्छे से मेसोपोटामिया में मिली हुई हैं, और मेसोपोटामियन लिगेसी है हम लोगों की, ये समझने वाली बात है। लास्ट टॉपिक, पैसेजेस। कुछ पैसेजेस दिए हुए तुम्हारे बुक में, जिनमें कि कुछ को बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। जैसे द वारका हेड, उर्क में एक लेडी का सर मिला है, ठीक है, फेमस, वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है ये, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, 3000 BC के आसपास। अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक, ठीक है, आपके बुक में इसकी पिक्चर दी हुई है, उसको देख लेना चाहिए हम लोग को। और एनमार्कर, ये किंग है उर्क का, इस पे भी एक पूरा पैसेज है, एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में। सुमेरियन एपिक में एनमार्कर के बारे में मिलता है, राइटिंग मिलती है इसकी, और कनेक्शन सिटी लाइफ का ट्रेड के साथ क्या था, ये इस पैसेज में दिया हुआ है। तो और अगर आप कुछ देख पाए या ना देख पाए, लेकिन देख तो कायदे से सबको, सारी पैसेजेस को हम लोग को देख लेना चाहिए, लेकिन वारका हेड और पैलेस ऑफ मारी, पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमरलिन, और एनमार्कर वाला पैसेज जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। काफी ब्रीफ में मेसोपोटामिया को, चूंकि टाइम लिमिटेशन होती है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको एक समरी बताने की, पूरे थीम की, पूरे चैप्टर की। अगर तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज मी और कॉल मी एनी सफिशिएंट, एनी कंफर्टेबल टाइम, और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, या जब क्लास चलेगी तो भी हम लोग उस पर बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगले चैप्टर के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ आऊंगा, आप लोग के सामने आऊंगा वीडियो लेके, जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।